हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। अब कोरेस्पोंडेंस क्या होता है आइए चेक करते हैं। कोरेस्पोंडेंस जब भी वर्ड आ जाएगा तो उसका मतलब ये है कि आपको कम्युनिकेशन करना है आपस में एक दूसरे के साथ। अब आप क्या कर रहे हो, सीएस कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद क्या करोगे? पीयूष आप जॉब करोगे, महक जॉब करेगी, मनीषा क्या करेगी? जॉब करोगे, जॉब। ठीक है जी। एक ये बड़ा ना जैसे होता है ना कि सर के ऊपर छत है, +1 +2 में क्या था, क्या कर रहे हो +1, क्या करोगे +2, उसके बाद कहीं जाके जोर आया था अब क्या ढूंढना है, CA CS MBA। वैसे ही अभी बड़ा आसान है कहना, क्या करोगे? जॉब करोगे। चलो ठीक है मान लेते जॉब करेंगे। जॉब के अंदर क्या करोगे? जॉब में तो जो काम दिया जाता है वो करना होता है बस। तो जो काम दिया जाएगा वो करोगे। आपका काम होता है कंप्लायंस रिलेटेड। क्या काम होता है आपका? कंप्लायंस का मतलब समझते हो? कंप्लायंस का मतलब होता है कि रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कंप्लायंस के बारे में। कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस का मतलब ये है जब आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अब आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद जॉब कहाँ करोगे? कंपनीज में। कंपनी के ऊपर क्या लगते हैं? वेरियस लॉज, तरह तरह के लॉ। कौन कौन से एक आधे लॉ का नाम बता सकते हो? कंपनीज एक्ट, और अगर कंपनी लिस्टेड हो तो सेबी के लॉ, और बिजनेस है इंडस्ट्रीज के वेरियस लॉ लाइक एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। सुना है कभी प्रोविडेंट फंड का नाम? PF। आपके फादर क्या करते हैं? कोर्ट में। फिर भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में? अच्छा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती है तरह तरह की। इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है आपको? इन सब चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के साथ आपको टाई अप रखना पड़ता है। कंपनी लॉ है तो कंपनी लॉ के सारे प्रोविजंस फुलफिल होने चाहिए। अब कंपनी ने बोला कि आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है, CS हमारा सोया हुआ है, CS मान लो आशा जैसी थी, ठीक है कर देंगे, क्या बात होगी। तो फिर वो कर देंगे के चक्कर में क्या लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा फाइन। अब ये फाइन लगवाना है नहीं लगवाना? कंपनी को नहीं लगवाना। तो ये फाइन ना लगे उसके लिए हमें करना पड़ेगा इन लॉज को पूरा का पूरा कंप्लाई करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कंप्लाइंस। अब कंप्लाइंस करना मतलब अब ये तरह तरह के लॉ हैं। कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करता है हमारा MCA ROC। सुना था MCA ROC? याद आया कुछ? सेबी को कौन कंप्लाई करेगा? सेबी लॉ को सेबी ही करता है। वैसे ही इंडस्ट्रियल्स लॉ के लिए बड़े अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं, बड़े अलग अलग ट्रिब्यूनल हैं। तो हर एक अथॉरिटी के साथ आपको क्या करना पड़ता है? टाई अप। एक लगा लेते हैं यहाँ पे CCI का मतलब है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? कॉम्पिटिशन को रेगुलेट करता है। ठीक है। अब ये अलग अलग अथॉरिटी है, इन सबको आपको कंप्लाई करके देना है। भाई तूने ये रूल बताए थे, देख मैंने फुलफिल कर लिए। तूने ये काम बोला था, देख मैंने कर लिया। तो कंप्लायंस करने का मतलब क्या है? इनको जानकारी तो दो, हाँ भाई मैंने कर लिया। अब क्या करोगे? हाँ MCA जो रूल बताया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ऐसे बोलोगे या प्रॉपर कोई लेटर फॉर्मेट बना के उसको दोगे? कैसे देना चाहिए? आप अपने प्रिंसिपल से कैसे बात करोगे? और भाई सारा काम कर दिया मैंने, और भाई टेस्ट चेक हो गए, नंबर बता क्यों काटे मेरे, ऐसे पूछोगे या एक पोलाइट तरीके से लेटर बना कर दोगे? कोई फॉर्मेट होगा, कोई फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है? बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। अब कोरेस्पोंडेंस का क्या मतलब होता है? उनसे बातचीत करना। उनसे आप किस तरीके से बातचीत कर पाओगे, किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ और उनकी इन्फॉर्मेशन अपने तक लेकर आ पाओगे। तो बिजनेस में जो बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। ठीक है। अब इस कोरेस्पोंडेंस के अंदर आ जाओ जी, हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे ही है, मतलब बता रहा है जैसे कम्युनिकेशंस में हमने किया था। आपको कोई मैसेज देना होता है तो मैसेज देने के कितने तरीके हैं? कम्युनिकेशन करने के कितने तरीके हैं? रिटर्न, ओरल, वर्बल, नॉन वर्बल, गेस्चर्स, बहुत सारे तरीके हैं। लाइक अब आप क्लासरूम में आए, ठीक है मैं पढ़ा रही हूँ, आप जैसे आए मैंने आपको एक स्माइल पास कर दिया, ऐसे बोला, तो इसका मतलब क्या है? मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज सिट डाउन, बैठ सकते हो आप, या फिर आप क्लास में आ सकते हो। वैसे ही मैंने आपको, आप पूछ रहे हो कि मैम में आई कम, और मैंने आपको कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ आपको स्टेयर कर रही हूँ और अपनी वॉइस थोड़ी सी एग्रेसिव टोन पर ले गई, आपको क्या पता चलेगा? मना कर रहे हो, गुस्से में हो कि मैं लेट क्यों आई हूँ, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप नॉन वर्बल चीज़ों से
समझ सकते हो सामने वाली बातों को। अब ये तो हो गया बात जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं या सामने किसी कॉन्फ्रेंस में है या फेस टू फेस बात कर रहे हो। अब फेस टू फेस नहीं कर रहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लेटर होनी चाहिए। अब लेटर को लिखने के क्या तरीके हैं, उसके अंदर आ जाओ, नीचे है आपके पास द असेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर है टॉपिक, असेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। अब इसके अंदर क्या बोलता है कि आपका एक लेटर हेड होना चाहिए। अब लेटर हेड क्या होता है, लेटर का हेड यानी कि लेटर की हेडिंग, ठीक है। अब बिजनेस है, अब बिजनेस को सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन कैसे देगा, लेटर हेड के थ्रू देगा। अब लेटर हेड क्या होता है, लेटर हेड कोई ऐसा कुछ नहीं है, एक पेपर है, ठीक है। A4 साइज का पेपर उठा लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये कैसा पता चलेगा कि रिलायंस का पेपर है या कौन सी कंपनी का पेपर है। मान लो मैं बोलती हूँ कि रिलायंस कंपनी का पेपर है, कुछ लिखा तो नहीं हुआ, पेपर तो पेपर होता है, इस पर रिलायंस का क्या और टाटा का क्या, तो यहाँ पर लिखा होगा रिलायंस का नाम, उसका लोगो, जो भी उसका लोगो होगा, इसका सिन नंबर, सिन नंबर क्या होता है, एनीवन, बहुत नालायक हो, पढ़ के नहीं आए बिल्कुल भी। सिन नंबर होता है आपका कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट्स का होता है, फुल फॉर्म नहीं पता थी मैम, डिजिट्स कहाँ से बताओगे, 21 डिजिट्स का होता है। कौन कौन से डिजिट्स होते हैं इसमें, अल्फा न्यूमेरिक, कैसे होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा बोले तो अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक बोले तो डिजिट्स। अब ये अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स हमें क्या बताते हैं, कुछ तो बताते होंगे। सिन नंबर होता है, उस सिन नंबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। सिन नंबर आपका स्टार्ट होगा या तो यू के साथ या फिर एल के साथ, फर्स्ट वर्ड या तो यू होगा या एल होगा। अब ये यू क्या बताएगा, अब ये यू बताएगा कि कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड बोले तो किसके पास, एल बोले तो लिस्टेड, ठीक है। अब कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड कब होती है, कंपनी दो तरीके की हो सकती है, इसका मतलब लिस्टेड या अनलिस्टेड। अब लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हो, सेबी के पास रजिस्टर्ड हो, कौन सी होती है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जो सेबी के पास रजिस्टर हो या ना हो, ना हो। अब सेबी के पास रजिस्टर होने का मतलब क्या है, इसके शेयर स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे, यानी कि इसके शेयर पब्लिक के पास है, यानी कि इसने अपने शेयर्स पब्लिक को बेचे हुए हैं। ये तो सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, शेयर सेल परचेज करते हैं, तो जिस कंपनी के शेयर आप सेल परचेज कर सकते हो इन द मार्केट या फिर इन द स्टॉक मार्केट, वो सारी कंपनी क्या होती हैं, आपकी लिस्टेड कंपनीज होती हैं। यानी कि जब भी किसी कंपनी को अपने शेयर आम जनता तक पहुंचाने हो तो उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, किसके पास, सेबी के पास। जब वो अपने आप को सेबी के पास रजिस्टर करवाएगा तो उसको स्टेटस दिया जाता है एक लिस्टेड कंपनी का। इतना क्लियर, हमारी जॉब लिस्टेड कंपनी में लग जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है, अनलिस्टेड में लगे तो रोते रहते सैलरी के लिए, अच्छी सैलरी नहीं मिलती। तो फोकस किस पे होना चाहिए, लिस्टेड पे। अब लिस्टेड भी कई तरीके की होती है, एक जो नाम के लिए लिस्ट हुई, शेयर चल रहा है उसका 10-15 रुपये का मार्केट में, बस इससे ऊपर बढ़ता नहीं, कभी काम नहीं करती क्योंकि कंपनी। और एक कंपनी ऐसी है जिसके शेयर हज़ारों में पहुँचे हुए हैं, तो हमें उस कंपनी को टारगेट करना है जिसके शेयर हज़ारों में है, जो बहुत अच्छे से फ्रिक्वेंटली ट्रेड होती है। लिस्टेड कंपनी में जॉब करोगे तो करियर ज़्यादा अच्छा है, अनलिस्टेड में जॉब करोगे तो एक लाला टाइप बिजनेस है, 20-25-15 हज़ार के लिए रोते रहना ज़िंदगी भर। ऐसी लाइफ चाहिए या लाखों में खेलना है, लाखों में खेलना है तो टारगेट क्या होना चाहिए, लिस्टेड एंटिटी का। लिस्टेड एंटिटी ऐसी नहीं है कोई किसी को भी उठा दिया अपने बिजनेस में बिठा दिया, उसके लिए छोटी छोटी बेसिक चीज़ें है ना, पूछा करो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वहाँ बहुत बेइज्जती होती है। मैंने अपनी ट्रेनिंग लिस्टेड कंपनी से की थी तो मुझे पता है कितनी बेइज्जती होती है, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर क्या आ गया, सबसे ऊपर कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कंपनी का सिन नंबर। अब तो पता है सिन नंबर क्या होता है,
सिन नंबर होता है उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट का आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि आपका होता है पैन नंबर यूनिक नंबर होता है, वैसे ही इनका सिन नंबर होता है, ये भी यूनिक होता है। ठीक है, अब आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, आप कहीं भी फॉर्म भरते हो अपना नाम, अपना डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह या फिर अपना एड्रेस ये भरते हो, मोबाइल नंबर भरते हो, तो इसके नीचे सिन के नीचे इन्हें अपना एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, सिन के नीचे क्या लिखोगे? एड्रेस। एड्रेस के नीचे लिखोगे आप अपनी क्या? कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब कुछ कंपनीज बड़ी लेवल की हो सकती है, कुछ कंपनी छोटी लेवल की हो सकती है। अब रिलायंस जैसी कंपनी, इसके पास हेड ऑफिस भी होता है, इसके पास कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी होते हैं, इसके पास अदर ऑफिसेज भी होते हैं। तो ये अपना कॉर्पोरेट ऑफिस, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सब कुछ डिफाइन कर सकती है कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मुंबई के अंदर है, मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, इन एरियाज में मेरे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। तो वो सब चीज़ें ये एक्सप्लेन कर सकती है। ये क्या हुआ? ठीक है जी। सो सिन के बाद हमारे पास क्या हुआ? सिन के बाद हमारे पास एक रजिस्टर्ड हमने लिखा, रजिस्टर्ड ऑफिस हमने लिखा, रजिस्टर्ड ऑफिस के नीचे हमने क्या लिखा? कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के नीचे क्या लिखा था? ऑफिस डिटेल्स, यानी कि हेड ऑफिस कहाँ है हमारा, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, उसके अलावा एनी अदर डिटेल्स आपको देनी है तो आप दे सकते हो। ठीक है, अब इन डिटेल्स से आपको पूरा पेज भरना नहीं है। आपने किसी हॉस्पिटल में कभी पर्ची कटवाई हो तो उसमें देखा ऊपर कुछ छपा होता है, नीचे कुछ छपा होता है और बीच का पेपर ब्लैंक होता है, तो वो उस हॉस्पिटल का लेटर हेड है। आप बिल कटवाते हो, उस बिल के ऊपर कुछ डिटेल्स होती है, बिल के नीचे कुछ डिटेल्स होती है और बीच का खाली होता है ब्लैंक, तो बिल भी क्या है? लेटर हेड पे बना होता है। ऐसे ही बिजनेस को अपनी सारी चीज़ें कहाँ डालनी पड़ती हैं? लेटर हेड के अंदर डालनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। आ जाओ जी अपने मॉड्यूल के अंदर। सो लेटर हेड एक आपकी डेफिनेशन है। लेटर हेड क्या करेगा? लेटर हेड अलोंग विद अदर प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक बिजनेस कार्ड, ब्राउचर आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बिजनेस, यानी कि जैसे कि हम नॉर्मली कार्ड के ऊपर डिटेल्स लिखते हैं, ब्राउचर्स, मैं आपके पास पैम्पलेट अगर आया होगा यशस्वी एकेडमी का तो उस पर सब डिटेल्स होंगी, कहाँ की एकेडमी है, कौन इसके ओनर है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज देते हैं। उसी तरह से कंपनी अपने लेटर हेड पे सारी डिटेल्स लिखती है, यानी कि इसके अंदर असेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। थ्रू इट्स लेटर हेड कंपनी स्पेंड कंसिडरेबल टाइम, एफर्ट्स एंड मनी ऑन गेटिंग इट डिज़ाइन। हर एक कंपनी यूनिक लेटर हेड बनाती है, क्योंकि सारे यूनिक लोगो होते हैं तो उस पर बड़ा सारा पैसा भी खर्च करती है, क्योंकि कंपनी की मजबूरी होती है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन लेटर हेड पे देनी होती है। आप CS हो किसी कंपनी के, आपसे गवर्नमेंट अथॉरिटी ने मांगी इन्फॉर्मेशन, आपने नॉर्मल A4 पेज निकाला और उस पर दे दिया, वो रिजेक्ट कर देगी आपकी एप्लीकेशन। चाहिए क्यों? कंपनी के पास लेटर हेड नहीं है। इतनी टुच्ची कंपनी है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास लेटर हेड छपवाने के पेपर नहीं है। लेटर हेड की मान लो तुम्हारी कॉस्ट आती है 5 रुपये और नॉर्मल पेपर 1 के 2 आ जाएंगे, तो 5 रुपये लगा लेना, कंजूसियाँ मत करना। ठीक है, सो क्या है? लेटर हेड जनरली कैरीज ऑन अ कंपनी लोगो। कंपनी का लोगो आ गया। अगर कंपनी की कोई टैगलाइन है, जैसे कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो वो अमूल का पूरा नाम ही बन गया अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो वो टैगलाइन भी आपको लिखनी पड़ेगी। नेम आ गया उसका, एड्रेस हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द कंपनी, सिन नंबर आ गया, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी वेबसाइट, उसका ईमेल एड्रेस, सब कुछ आपको लेटर हेड पे लिखना होगा। समटाइम्स द लेटर हेड कैरीज द एड्रेस ऑफ वेरियस ऑफिस ऑफ द कंपनी, लाइक इन केस ऑफ बैंक। जब आप बैंक का कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर आते हो या बैंक के साथ आपने FDR रिसिप्ट कभी हासिल की हो, तो ऊपर बैंक का नाम होता है, नीचे बैंक के ऑफिस का नाम होता है कि हमारे अदर ऑफिस कौन कौन से एरिया में है, रीजनल ऑफिस कहाँ हैं, अदर ऑफिस कहाँ हैं। देखे हैं कभी ध्यान से लेटर, या बस पेमेंट करके आने के बाद बिल फेंक देते हो? देखते हैं। चलो जी, तो एक डब्बा बना होगा आपकी बुक्स के अंदर, उस डब्बे में लिखा हुआ है कि मेनली क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लेटर हेड का कंटेंट क्या हो सकता है। बाकी बस कंसेप्चुअली आपको बताना चाहिए कि लेटर हेड एक पेज होता है जो कंपनी को मेंटेन करके रखना पड़ता है, और कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने लेटर हेड पर ही बनाने चाहिए। अब जब आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हो तो क्या आपको रेफरेंस नंबर मिलता है? ICSI का भरा होगा कुछ तो रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन ID नंबर दिया होगा। अच्छा, भरा नहीं अभी, कोई ना, जब भरोगे तब कुछ ट्रांजैक्शन ID, कुछ रेफरेंस नंबर आता है। रोल नंबर भरे होंगे +1 +2 में, एग्जाम फॉर्म भरे थे, वो भी नहीं भरवाए थे इस बार? भरे होंगे, कुछ ना कुछ रेफरेंस नंबर देते हैं, ट्रांजैक्शन ID आपको रोल नंबर बोलते हैं, एनरोलमेंट नंबर। तो वो नंबर आपको क्या हेल्प करता है? क्या हेल्प करता है?
आगे पेपर देने में हेल्प करता है। रिजल्ट आएगा तो उस एनरोलमेंट नंबर से आप अपना रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हो, उस भीड़ के अंदर से अपना रोल नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। वैसे ही हर डॉक्यूमेंट का होता है एक रेफरेंस नंबर। जैसे कि हमने सुबह पढ़ा था करंट अफेयर्स के अंदर, जो आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई थी उनको एक नंबर देती है कोर्ट कि कोई केस नंबर क्या है, वैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल होता है तो उसमें आपको एक रेफरेंस नंबर लिखना चाहिए। जनरली क्या होता है, जो आपके लेटर हेड होते हैं उन पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं। जैसे कि जब जिंदगी में पहली बार आपने लेटर हेड इशू किया तो पहला नंबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे नंबरिंग चलती रहती है जितने लेटर हेड आप यूज़ करोगे। तो लेटर हेड का नंबर भी आपका रेफरेंस नंबर हो सकता है कि लेटर हेड नंबर 51 पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सेंड की थी, ठीक है, या उस पर रेफरेंस नंबर डाल दो। जैसे डिस्पैच करवाई है कभी कोई चीज़ें पोस्ट ऑफिस में जाके, किसी का पार्सल रिसीव किया है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का 10th का रोल नंबर, रिसिप्ट वगैरह कुछ, अच्छा वो तो स्कूल से मिल गई होंगी। चलो जी, कोई पार्सल ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो पार्सल रिक्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर ना रेफरेंस नंबर लिखा होता है। कंपनी बताती है कि मैंने इस रेफरेंस नंबर पे ये पोस्ट कर दिया था, डिस्पैच कर दिया था। तो वो रेफरेंस नंबर आपको कौन देता है, वो आपको अपना पोस्ट ऑफिस देता है कि भाई इतने नंबर पे ऑर्डर आया था और इतने नंबर पे मैंने डिस्पैच कर दिया। तो जब आप उसको ट्रैक करते हो तो रेफरेंस नंबर से ट्रैक करते हो, आपका ट्रैकिंग नंबर आता है, वो क्या होता है आपका रेफरेंस नंबर। सो रेफरेंस नंबर किसी भी लेटर पे आप डाल सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प मिले। क्या हेल्प, उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कहाँ गया, कौन से लेवल पे है, कुछ इंक्वायरी बिठाई नहीं बिठाई, काम करा नहीं करा, तो वो नंबर आपको हेल्प करेगा। तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, रेफरेंस नंबर। तो कभी लेटर लिखो तो आपको रेफरेंस नंबर डालना चाहिए, ठीक है जी। धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी रेफरेंस नंबर जब आप बोर्ड मीटिंग्स, मिनट्स, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। अभी तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस समझ लो कि ऐसा कुछ होता है। उसके बाद क्या है, डेट। डेट तो पता है, लेटर पे डेट डालेंगे। उसके बाद है आपका स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग का मतलब होता है कि ये लेटर मैं आपको कैसे भिजवा रहा हूँ, रजिस्टर्ड पोस्ट करवा रहा हूँ, कुरियर करवा रहा हूँ, एयर मेल करवा रहा हूँ, मेल करवा रहा हूँ, फैक्स करवा रहा हूँ, तो वो आप उस पर मार्किंग लिख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है जी, इस लेटर के ऊपर आप लिख सकते हैं कि लेटर किस नेचर का है, कॉन्फिडेंशियल है या कैसा नेचर है, ठीक है। उसके बाद अंदर एक एड्रेस लिखते हो लेटर के अंदर, जब बचपन में लेटर बनाते होगे, डेट, फिर उसके बाद सेंटर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस, 2 एड्रेस लिखते थे तो एड्रेस लिखोगे आप, इनसाइड एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद है अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन मतलब सब्जेक्ट मैटर आपका जो भी उसके अंदर होगा, अटेंशन की डियर मिस्टर जिसको भी आप बोल रहे हो, सैल्यूटेशन दे रहे हो उसका, ठीक है, तो वो अटेंशन लाइन आप डालोगे। तो अटेंशन लाइन आपकी कैसे हो सकती है, उसके अंदर सैल्यूटेशन हो सकता है, डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर ये, डियर मिस्टर वो। लाइक हम किसी को सरनेम से बुलाते हैं, आपका सरनेम क्या है, मक्कड़, ठीक है, डियर मिस्टर मक्कड़। अब मैं खाली डियर मक्कड़ बोलूँगी तो सही नहीं है, हम किसी का सरनेम यूज़ करते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं, मिस्टर या मिस, जो भी आपका जेंडर है। सो मैं इनको क्या बोलूँगी, डियर मिस्टर मक्कड़, या फिर मैं इनको बोल सकती हूँ कि डियर पीयूष, ठीक है। डियर सर, डियर मैम भी यूज़ कर सकती हूँ, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है जी। अब आपने डियर सर, डियर मैम यूज़ कर लिया, अब उसके नीचे क्या लिख लो आप, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आप कैसे लिख सकते हो, चाहे कैप्स में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, आपकी मर्जी, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, मेन बॉडी। मेन बॉडी को डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट्स में। कैसे कैसे 3 पार्ट्स में, अब हमने क्या लिख लिया जी, अब हमने यहाँ पर मेन बॉडी पे आ गए, यानी कि हम डियर मिस्टर मक्कड़, उसके बाद क्या लिख लिया हमने, सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है, इंटीमेशन रिगार्डिंग ऑफलाइन क्लासेस, अब ये लेटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि लेटर कितना लंबा है। हो सकता है कि एक लाइन में लेटर ही खत्म हो जाए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देनी हो। अगर अपना लेटर लंबा होगा तो उसमें क्या करोगे आप, उसको 3 पार्ट बनाओगे, यानी कि नीचे जो लिखोगे उसको क्या बोला जाएगा, मेन बॉडी। अब मेन बॉडी को डिवाइड करो आप किस चीज़ के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट होगा आपका ओपनिंग पैराग्राफ, नाम हो सकता है कुछ और भी लिखा हो उसके अंदर, सेम ना हो एग्जैक्ट। फर्स्ट क्या होगा आपका ओपनिंग पैराग्राफ, सेकंड होगा आपका डिटेल्ड पैराग्राफ, और थर्ड होगा आपका कंक्लूजन या फिर क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लियर इतना? ओपनिंग पैराग्राफ में क्या करते हो, ओपनिंग पैराग्राफ में आप डिटेल्स बताते हो कि मैं किस रिगार्डिंग ये लेटर आपको लिख रहा हूँ,
ठीक है। अब जिस रिगार्डिंग लिखना है उन सारी चीज़ों को आप एक साथ बता दो, किस लेटर के अंदर हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, फिर डिटेल के अंदर उसी को और इलेबोरेट कर दो अगर आपको लगता है कि और इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। लाइक आपको बुक्स ऑर्डर करनी है तो फर्स्ट पैराग्राफ में बता दो कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ऑर्डर बुक्स, ठीक है, टू ऑर्डर बुक्स फॉर CCT या फिर टू ऑर्डर बुक्स फॉर CS फाउंडेशन, जो भी कोर्स आप करते हो। नीचे आप लिख दो कौन कौन सी बुक्स चाहिए, किस किस ऑथर की चाहिए, किस टाइम तक आपको चाहिए, किस प्राइस पर चाहिए, आपको प्राइस की या फिर आपको कोटेशन लेनी है तो मुझे ये बुक्स ऑर्डर करनी है, प्लीज़ सेंड मी द कोटेशंस। इस तरह से आप लिख सकते हो। डिटेल हो गया। क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या लिखोगे, लास्ट में क्या कहना चाहते हो कि आप मुझे ये डिटेल्स कब तक प्रोवाइड करवा दो, आपको ये बुक्स कब तक चाहिए, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर मैं आपके रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यानी कि आपने अपनी पूरी बात को ख़त्म करना है, कंक्लूड करना है। होता है ना जब स्पीच देते हो, स्कूल में दिए कभी स्पीच, लास्ट में एक वाइंड अप करते हो ना। अब इसके साथ मैं इसी बात से अपना लेक्चर या अपनी स्पीच को वाइंड अप करता हूँ और दिस बोल के ख़त्म करके थैंक यू करके आ जाते हो। सो वो होता है आपका क्लोजिंग पैराग्राफ। ठीक है। ओपनिंग पैराग्राफ में तो ये तो नहीं जाते ही प्रॉब्लम्स डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हो या पहले माहौल बनाते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो वो होता है आपका ओपनिंग पैराग्राफ। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फीडबैक। फीडबैक कैसा होना चाहिए, और सुन कल तक इन्फॉर्मेशन दे दियो वरना तेरी खैर नहीं है। सामने वाला हो कोई हरियाणा का जाट या फिर हरियाणा का अकड़ू बंदा, वो क्या करेगा, लेके दिखा दे अब तो इन्फॉर्मेशन। सो जब भी आप बिजनेस लेटर लिखो तो बिजनेस लेटर कैसे होने चाहिए, पोलाइट। ठीक है। इट मेंशन द फीडबैक रिक्वायर्ड, तो आप लिखोगे कि आपको क्या चाहिए लास्ट में। लेटर लिख क्यों रहे हो, कोई तो आपका इच्छा होगा, कोई तो गोल होगा लेटर लिखने का, तो उस लेटर का आप लिखो। लाइक आप बोलते हो कि मेरा रिजल्ट अटक गया था, सीसीट में मैंने पेपर दिए थे और मेरा रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, अटक गया मेरा रिजल्ट। आपने ICSI को लेटर लिखा, क्या बोला कि प्लीज़ पब्लिश इट एट द अर्लीस्ट या एज सुन एज पॉसिबल, है ना। तो फिर लास्ट में आप लिखोगे कि मैं क्या चाहता हूँ कि पब्लिश इट या फिर रिजॉल्व द मैटर या लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट या एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बोलते हो, थैंक यू। सो थैंक यू बोलने के बड़े सारे तरीके हैं, बुक्स में आ जाओ। वी थैंक यू इन एंटिसिपेशन, वी लुक फॉरवर्ड टू फेवरेबल रिस्पॉन्स, वी विल बी ग्लैड टू फर्निश एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वी एक्सपेक्ट यू विल कंटिन्यू to extend patronage to us, we hope it is the beginning of long business relationship, we regret it may not be possible to deliver the goods immediately। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका लेटर किसका कैसे टाइप का है। आप किसी को कंप्लेंट लिख रहे हो, ठीक है, तो सामने वाले को क्या बोलोगे कि भाई रिजॉल्व करके दो एरर को। आप किसी का एप्रिसिएशन कर रहे हो तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फेवरेबल रिस्पॉन्स, या फिर आप उसको एक अच्छे पॉइंट के साथ बंद करोगे, वी एक्सपेक्ट यू विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड पेंट्रेज टू अस, या फिर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल मूव अहेड, या फिर यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ टू अ नेक्स्ट लेवल टू द ग्रेट एक्सटेंट। तो इस तरह की बातें बोलोगे, ये तो नहीं बोलोगे कि डीमोटिवेट हो जाओ। अब आप किसी को कंप्लेंट लिख रहे हो तो आप, या फिर आप ये बोलोगे कि आपके गुड्स नहीं आए, आपसे मैंने ऑर्डर किया था, आपने सीसीट की बुक्स ऑर्डर की थी, कहते नवंबर आने वाला है, पेपर आने वाला है, बुक्स तो दे दो। सब क्या बोलोगे, डिलीवर इट एट द अर्लीस्ट या एज सुन एज पॉसिबल। तो वो सब चीज़ें क्या हैं आपके लास्ट एक्सप्रेशंस में आएंगे, फीडबैक में आएंगे, जो चीज़ें आप उनसे मांग रहे हो। ठीक है। जनरली हम क्या लिखते हैं, थैंक यू लिख देते हैं, थैंक यू के बाद हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। थैंक यू के बाद आप क्या लिखते हो ना, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स लवली चाइल्ड। तो आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हो तो आपको डिपेंड देखना पड़ता है, आप ज़्यादातर यूज़ क्या करते हो, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। वैसे ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, आजकल हम लिखते हैं बिजनेस लेटर्स के अंदर विद वार्म रिगार्ड्स या फिर थैंक्स एंड रिगार्ड्स, इकट्ठा ही लिख देते हैं सैल्यूटेशन। अगर आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिखते हो तो ये भी गलत नहीं होगा, नीचे अपना नाम, या फिर आप क्या लिखते हो, बस रिगार्ड्स। योर सिंसियरली, योर ट्रूली भी लिखो तो गलत नहीं होगा। जनरली हम किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लिखते हैं तो यहाँ पर योर सिंसियरली लिख देते हैं या फिर योर्स ट्रूली लिख देते हैं, तो डिपेंड करता है कि किस तरह का लेटर। थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिखोगे किसी लेटर में, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली आजकल ये पॉलिसी यूज़ होती है। ठीक है। सो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सिग्नेटरी। अब सिग्नेटरी में आपको लिखना है ICSI को लेटर, रिगार्ड्स लिख दिया, रिगार्ड्स के नीचे मैंने लिखा आशा। अब आशा क्या है, हो स्टूडेंट ऑफ ICSI। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ ICSI लिखो या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। जब आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो ICSI को पता चल जाएगा आपको, यानी कि जब आप अपना साइन करोगे तो पता होना चाहिए कि साइन करने वाला बंदा कौन है।
अब आप बिजनेस के लिए लेटर डालते हो, मान लो आप रिलायंस के सीएस बन चुके हो। अब जब रिलायंस के बिहाफ पर लेटर डालोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे? अच्छा, आप जब साइन करोगे, अगर आप कंपनी के बिहाफ पर साइन कर रहे हो तो कैसे करोगे? थैंक यू आशा, कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे। जब आप कंपनी के बिहाफ पर साइन करते हो तो ऊपर आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी का नाम लिखोगे, फिर स्पेस छोड़ोगे, फिर नीचे अपना नाम लिखोगे, लाइक मैंने लिखा आशा। आशा कौन है? आप सीएस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंपनी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उसी के लेटर हेड पे क्या लिख रहे हो, लिख रहे हो। तो यहाँ पे फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी लिखना ज़रूरी है। ये नहीं लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा? आपने खुद अपनी कैपेसिटी में साइन किए हैं, कंपनी के बिहाफ पर साइन नहीं। आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन नहीं कर रहे, आप किसके बिहाफ पर साइन कर रहे हो? तो ये लाइन लिखना ज़रूरी है। और अगर मैं कहूँ तो खाली नाम, जो आपका मन करे, पर्सनल लेटर है। आशा है, अब जैसे आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अपना ICSI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो ताकि सामने वाले को पता चले कि आप क्या हैं। ठीक है जी, क्लियर? सुन से हो, ठीक है। अब आप जब लेटर लिखते हो तो कई बार ऐसा होता है कि लेटर आपने एक पर्सन के लिए लिखा, ऐसा हो सकता है कि लेटर आपने बहुत सारे पर्सन के लिए लिखा। लाइक आशा लिखेगी ICSI को तो सिंगल लेटर लिखेगी, लेकिन ICSI लिख रहा है स्टूडेंट्स को तो वो सिंगल लिखेगा, मल्टीपल लिखेगा? मल्टीपल लिखेगा। तो उसके नीचे वो लिख सकता है कि एनक्लोजर या कॉपी सर्कुलेटेड, कि किस किस को सर्कुलेट की गई है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको सेम लेटर बहुत सारी अथॉरिटीज़ को देना पड़ता है। जब एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो पढ़ोगे तो आपको सेम लेटर बहुत सारी कंपनीज़ को देना पड़ता है, बहुत सारी अथॉरिटीज़ को देना पड़ता है। लाइक आप कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो और उस ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है कि इस लेटर की कॉपी आपको सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देनी पड़ेगी, कंपनी के CA को देनी पड़ेगी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आप लिख लो क्या? कॉपी एनक्लोज या फिर CC, कार्बन कॉपी, यानी कि CC2। यहाँ पे उन बंदों का नाम लिख लो। लाइक मैंने 5 बंदों के नाम लिखे हैं ABCD, ठीक है। अब मुझे कॉपी किसको देनी है? A को भी देनी है, B को भी देनी है, C को भी देनी है, D को भी देनी है और E को भी देनी है। तो इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस है। क्या? एक तो मैं हर एक के लिए इंडिविजुअल लेटर बनाऊँ, या फिर मैं यहाँ पर CC लिख दूँ और CC के बाद क्या होगा, जिसको देना है उसको या तो टिक कर दूँ या उसको बोल्ड कर दूँ। जैसे A को बोल्ड कर दिया, B को बोल्ड कर दिया, C को बोल्ड कर दिया, या इसके आगे टिक कर दूँ कि ये कॉपी A की है, ये कॉपी B की है, ये कॉपी C की है। तो जब आपको लेटर, सेम लेटर कई सारे लोगों को देना होता है तो उसका शॉर्टकट क्या है? लास्ट पेज पे CC लिखकर बोल दो कि ये कॉपी किस किस को चाहिए, ताकि सबके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो और आपको हर एक की पर्टिकुलर चीज़ें मेंटेन ना करनी पड़े, हर एक लेटर मेंटेन ना करना पड़े। ठीक है जी, तो उसको बोला जाएगा आपका एनक्लोजर्स। उसके अलावा क्या हो सकता है एनक्लोजर्स में? मान लो ICSI ने आपको बोला आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और आपको अपने 10th की DMC, आपको अपना आधार कार्ड, फोटोग्राफ्स या एक डिक्लेरेशन, कुछ भी आपको सबमिट कराना है साथ में। तो आप क्या लिखोगे साथ में? एनक्लोजर्स, कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें एनक्लोज कर रही हूँ। पीछे अटैच्ड है ना, क्या अटैच्ड है? 10th की DMC। तो एनक्लोजर्स के नीचे उनका नाम लिख दो कि मैंने इस लेटर के साथ ये चीज़ें एनक्लोज की हैं। ठीक है, गर्मी लग रही है तो पंखा चला सकते हो। चलो, तो ये हो गया हमारा एनेक्सर्स तक का। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर किस तरह के हो सकते हैं? पहले तो लेटर्स की बात करते हैं। लेटर किस तरह के हो सकते हैं हमारे पास? इन्वर्टर गया। लेटर किस तरह के हो सकते हैं हमारे पास? लेटर हो सकते हैं हमारे फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब आशा ने मनीषा को लिखा, आशा ने महक को लिखा, आशा ने पीयूष को लिखा, अपने पर्सनल रिलेटिव्स, फ्रेंड, डियर, लव्ड वंस को जो लेटर लिखते हैं वो हमारे हो गए इनफॉर्मल। उसके बाद आ जाओ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर यानी कि हमारे बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर्स में भी 2 तरह के लेटर होते हैं, बिजनेस फॉर्मल, बिजनेस इनफॉर्मल। अब बिजनेस फॉर्मल और बिजनेस इनफॉर्मल क्या होता है? अब बात करते हैं हम बिजनेस फॉर्मल की। तो बिजनेस फॉर्मल के अंदर हम लिखेंगे क्या कि जो लेटर आपने इस बिजनेस के रिगार्डिंग, लाइक आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, किसी गवर्नमेंट एजेंसी से बात करनी है, आपको सप्लाई का ऑर्डर करना है, अपने कस्टमर से बात करनी है,
आपको कोई नया टेंडर फिल करना है, आपको कोई नया एग्रीमेंट बनाना है, वो सारे लेटर्स कैसे हो गए आपके बिजनेस के फॉर्मल लेटर्स। लेकिन आपको अपने ही एम्प्लॉय से बात करनी है, अपने ही एम्प्लॉय को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, यानी कि बिजनेस में भी सारा दिन तो थोड़ी ना ऑफिशियली बातें करते रहेंगे, कुछ तो अनऑफिशियल भी होगा बिजनेस के अंदर। अब एम्प्लॉय से बात करेगा तो डियर सर मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज, ऐसे बोलोगे। कई बार लेटर में भी हो सकता है, मेल्स लिख सकते हो आप, कॉन्ग्रेचुलेशन मेल डाल सकते हो सामने वाले को। तो बिजनेस इनफॉर्मल भी हो सकता है और बिजनेस आपका फॉर्मल भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा उसका नेचर? देखो दोनों चीज़ें चलती हैं, दोनों चीज़ें चलती हैं। आज भी इनफॉर्मल ईमेल्स चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस इनफॉर्मल का मतलब होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन। आप अपने बच्चे के लेवल पे मत सोचो ना, आप थोड़े बड़े हो जाओ, समझो आप CS बन चुके हो, ठीक है। अब आप सब एक साथ काम कर रहे हो, एक ऑफिस में हो, आप एक काम कर रहे हो। अब आपका चैप्टर या फिर आपका मान लो ये असाइनमेंट चल रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन का, आपको इनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी है। एक तो आप प्रॉपरली फॉर्मल तरीके से लिखो, तो फॉर्मल के सारे फॉर्मेट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक आप ऐसे ही मांग सकते हो, कल ही तो है, तो वो क्या हो गया आपका बिजनेस इन्फॉर्मेशन। और बिना ईमेल बिना लेटर आप अपने कलीग से इन्फॉर्मेशन मांग के दिखा देना बिजनेस में जाके। बिजनेस क्या बोलता है, हर चीज़ रिटर्न होनी चाहिए। सामने वाले ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इनफैक्ट बिजनेस के टाइम में आपके कॉल्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं फॉर द प्रूफ। बिजनेस में हर चीज़ प्रूफ के साथ चलती है। सो बिजनेस में हर चीज़ क्या चलती है आपकी प्रूफ के साथ चलती है। तो प्रूफ आपका मेंटेन होना चाहिए। तो बिजनेस में आपको अपने कलीग से बात करनी है या अपने बॉस से इनफॉर्मली बात करनी है, उस चीज़ का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। उस चीज़ को क्या बोलोगे आप, बिजनेस इनफॉर्मल। आप देखो बिजनेस इनफॉर्मल में क्या लिखा हुआ है, अ बिजनेस लेटर यूज्ड फॉर कैजुअल कोरेस्पोंडेंस, मतलब रोज़मर्रा की बातें हैं। डजंट नेसेसरली हैव टू पोज अ कैजुअल टोन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इसके लिए आपको अपने फॉर्मल सूट वूट वाले अवतार में आने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल अवतार में रहकर, जैसे कि हम नॉर्मल लोअर टीचर में बैठ के भी ऑफिस का काम कर सकते हैं, तो उस अवतार में भी आप बात कर सकते हैं। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर इतना क्रूर है कि वो आपको संडे को भी ऑफिस बुला ले। संडे को तो वैसे ही मन नहीं करता ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करने का। सो दीज लेटर्स इंक्लूड मेमोरेंडम, अप्रेजल्स, इंटरव्यू, थैंक्स, रेफरेंस लेटर, कवर लेटर, कस्टमर कंप्लेंट लेटर, ईमेल एंड अदरवाइज विच आर लेस इंपॉर्टेंट या फिर रेगुलर। अब इन्होंने आपकी हेल्प की थी ऑफिस में बोझ से बचने के लिए, या फिर किसी काम में आपकी हेल्प की थी और आपने उनको थैंक यू लेटर भेजा कि थैंक यू फॉर योर हेल्प, और आपने लेटर भी भेजा है। नॉर्मल भी बोल सकते थे, बट आपका रिलेशनशिप कैसा है, ऑफिशियल है, तो आपने ऑफिशियल तरीके से थैंक्स बोला है इनको। व्हाट्सएप लेटर की भी बात कर सकते हैं हम, आपने व्हाट्सएप पे अगर थैंक बोला है तो वो क्या है, वो काइंड ऑफ इनफॉर्मल है, उसका बिजनेस से तो कोई लेना देना नहीं था। नॉर्मल आपके एटिकेट्स थे, रिगार्ड थे कि हेल्प मांगी है तो थैंक्स बोलना चाहिए। आपका अप्रेजल हुआ है, आपकी पूरी टीम ने आपको थैंक यू मैसेज बनाकर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज बनाकर भेजा, तो वो भी बिजनेस लेटर है, बिजनेस के लोगों ने दिया है, बिजनेस के कॉलीग्स ने दिया है, बट वो इनफॉर्मली दिया है। इतने ऑफिशियल लेटर लिख के हाँ जी सर, ठीक है, चलो जी। बर्थडे भी आते हैं ना, ऐसे करते हैं ऑफिस में, करते हैं ऐसे, होता है ये सब चीज़ें मेंटेन रहती हैं आपकी, ठीक है। चलो जी, इतना ही करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर तक, ठीक है।